से पहले तो देखिए कौन शो कर रहा है, ये क्या है, सेक्स क्रोमोसोम लिंक्ड है डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर। सेक्स, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है आपको? हाँ यस सर। क्रोमोसोम, समझ लेना, सेक्स क्रोमोसोम लिंक्ड डिसऑर्डर, क्या नाम है, DMD, दुशैन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। अब ये किसको होगा, ये बीमारी किसमें ये सिम्टम्स शो होंगे? क्योंकि दुशैन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी happens because of a defect in the X chromosome, defect in the gene of dystrophin protein present on the X chromosome। हम देखिए डिफेक्टिव X हम बनाएंगे ब्लू कलर से और नॉर्मल X बनाएंगे रेड कलर से, ये इसकी वजह से होता है। ओके, तो दुशान मस्कुलर डिस्ट्रोफी किसको कौन कौन शो करेगा? मेल हैविंग डिफेक्टिव X, ठीक, ये दुशान मस्कुलर डिस्ट्रोफी शो करेगा। जिसमें नॉर्मल X है, नॉर्मल Y है, ये क्यों शो करेगा दुशान मस्कुलर डिस्ट्रोफी? नहीं शो करेगा DMD, ये शो करेगा DMD जिसमें X क्रोमोसोम पर डिफेक्ट है। अब आप सोचिए कि कौन कौन कर सकता है, क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं इसमें जो कि DMD शो कर सकते हैं। दो डिफेक्टिव X, तो ये क्या हो गया, दो डिफेक्ट, दो X क्रोमोसोम है, इसका मतलब ये तो हो गई फीमेल। क्या कोई फीमेल विथ दिस डिजीज कैन बी ऑब्जर्व इन द पॉपुलेशन? द आंसर इज नो। व्हाई? क्योंकि इसको पैदा करने के लिए इसके जो फादर होंगे उनके पास एक डिफेक्टिव X होना जरूरी है। इसका दोनों X, एक इस दोनों डिफेक्टिव X में से एक X माता से आया, एक X पिता से आया। ओके, इस होमोजाइगस रिसेसिव फॉर दिस डिस्ट्रोफिन अलील। आ रहा है समझ में? यस सर। इसको इसको पैदा होने के लिए जरूरी है ना कि एक फादर जो है इसका, मतलब फादर जो है वो ये हो और मदर या तो ये हो या ये हो। अब आप देखिए संभावना, क्या ये संभावना है इसकी? ऐसा कोई मेल बच्चा बड़ा होकर के शादी कर ले और फिर बच्चा पैदा करे, या कर सकता है क्या? नहीं, ये तो मर जाएगा टीनेज में ही। आ रहा समझ में? ये फादर नहीं बन सकता है। तो ये फिर कैसे ऐसा फीमेल आ सकती है फिर पॉपुलेशन में? नहीं आ सकती है। ये संभावना है, ये हो सकता है, लेकिन जब ये मिलेगा ही नहीं तो ये कैसे आएगी? तो ये इसका सवाल नहीं है, तो ये भी इसका भी सवाल नहीं है। तो पॉपुलेशन में जब भी होगा किस तरह की फीमेल्स ऑब्जर्व की जाएंगी? ओनली कैरियर, इस तरह की फीमेल्स होंगी। ये वाली
आ रहा समझ में? हेलो। Yes, sir. Yes, sir. पॉपुलेशन में जो सरवाइव किया और रिप्रोड्यूस Yes, कर sir. Yes, sir. प्रोड्यूसिबल एज तक जो पहुंचेगा, और उसके अंदर ये डिफेक्टिव जीन है, तो वो कौन पहुंचेंगे रिप्रोडक्टिव एज तक? जिनके अंदर ये डिफेक्टिव जीन है वो सिर्फ फीमेल्स जो हेट्रोजाइगस हैं वही पहुंचेंगी रिप्रोडक्टिव एज तक, जिनके अंदर ये डिफेक्टिव जीन है। ना तो ये पहुंचेगा, कहाँ गया यार, कहाँ गया? व्हाइट स्क्रीन दिख रहा है क्या? मुझे नहीं दिख रहा। हाँ, यानी इसकी संभावना नहीं है रिप्रोडक्टिव एज तक, इसकी पैदा होने की संभावना नहीं, तो रिप्रोडक्टिव एज तक क्या पहुंचेगा? क्योंकि उसको एक ऐसा फादर मिलेगा नहीं। और फिर ये जो है ये भी नहीं पहुंचेगा रिप्रोडक्टिव एज तक, ये टीनेज में ही मर गया। एक्स वाई है, टीनेज में ही चला गया। ओके, तो सिर्फ ये पहुंचेगी। और नॉर्मल तो है ही, नॉर्मल तो ऑल है, ये तो पहुंचेगा ही रिप्रोडक्टिव एज तक, नॉर्मल वाला फीमेल और नॉर्मल मेल्स। जिनके अंदर डिफेक्ट है जिनमें, उनमें से सिर्फ यह पहुंचेंगी रिप्रोडक्टिव एज तक, यानी वन डिफेक्टिव एक्स एंड वन नॉर्मल एक्स। तो इनको क्या कहा जाता है? कैरियर वुमन। Career. कैरियर वुमन। अब इनके अंदर उस बीमारी के कोई लक्षण नहीं होते, ये आराम से अपना जिंदगी करेंगे, कैरियर वुमन। क्योंकि ये डिफेक्टिव जीन जो इस क्रोमोसोम पर है, उसका भरपाई ये नॉर्मल वाला कर देता है। लेकिन ये तो पता चलेगा नहीं, शादी हो जाएगी। इंडिया में तो मेटाबॉलिक कोई कहता है कि 16 तरह का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, पहले हम इसका चेक कराएंगे फीमेल का, अगर नहीं कोई होगा तब शादी करेंगे, ऐसा बोलेगा कोई? बोलेगा तो उसका रिश्ते टूट जाएगा। तो यहाँ ये सब प्रैक्टिस कॉमन नहीं है, लेकिन वेस्ट में होता है। तो अब क्या करेगा? अब आगे यहाँ भी फ्यूचर में होगा। अब ये टेक्निक लगाएंगे एम्ब्रायो ट्रांसफर के टाइम में। हम वो क्यों इतना बताया, हम वो एम्ब्रायो चुनेंगे जो कि नॉर्मल मेल हो इस सारे कॉम्बिनेशन में से। अब कॉम्बिनेशन आप फिर से दिखा देते हैं क्या क्या हो सकता है। अब इसकी शादी हो गई करियर वुमन की, किसके साथ? नॉर्मल मेल के साथ, क्योंकि दुसान सिंड्रोम वाला मेल तो मिलेगा नहीं शादी के लिए, और शादी होगा नहीं उसका, वो रिप्रोडक्टिव एज तक पहुंचेगा नहीं। तो नॉर्मल मेल जो है इसके साथ शादी होगी। अब जो बच्चे होंगे, कितने तरह के गैमिट प्रोड्यूस कर सकता है ये? दोनों मिला के 4 तरह का, इन टर्म्स विद दिस डिफेक्ट। तो हो गया आपका नॉर्मल एक्स, ठीक, और डिफेक्टिव एक्स। ये फीमेल जो है 2 तरह का दी, नॉर्मल एक्स, डिफेक्टिव एक्स। मेल जो है वो भी 2 तरह का गैमेट दिया, एक में एक्स क्रोमोसोम है नॉर्मल एक्स, और दूसरे में वाई क्रोमोसोम है। अब देखिए कितने तरह के कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल। एक्स एक्स, इसमें नॉर्मल एक्स दोनों है बच्चा,
फीमेल है, नॉर्मल फीमेल, फिर विद डिफेक्टिव एक्स क्रोमोसोम, क्रोमोसोम फीमेल, ये भी आपकी फीमेल है, करियर वुमन। फिर आपका मेल, नॉर्मल मेल, और आपका मेल हैविंग डिफेक्टिव एक्स क्रोमोसोम। ठीक, तो ये हो गया जीनोटिपिक रेशियो 1:1:1:1। ओके, तो जब 1:1:1:1 है एंड आउट ऑफ 4 दैट मीन्स उस 1 को 4 बार डिवाइड करोगे, यानी 25%, 25%, 25%, या 1/4, 1/4, 1/4 चांस है कि इन सब का, तो 1/4 चांस है इस डिफेक्टिव एक्स क्रोमोसोम कैरिंग मेल जो कि डिजीज शो करेंगे, दुसान मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। अब इन चारों में से कौन डिजीज शो कर रहा है? सिर्फ यही कर रहा है ना, सिर्फ यही करेगा ना? क्या ये डिजीज शो करेगी? अच्छा यस सर, नहीं करेगा। नहीं करेगा। ये डिजीज शो करेगा? नहीं। ये भी नहीं करेगा, सिर्फ डिजीज शो करेगा। हम्म, इसीलिए हम बोले अब ये इसका क्या हो गया, फिनोटिपिक रेशियो हो गया, यानी आप आंख से देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, 3 के अंदर बीमारी नहीं, सिम्टम डेवलप हो रहे हैं, 1 के अंदर आ रहा है। 3 में से इन 2 का तो कोई सवाल नहीं, क्योंकि डिफेक्टिव जीन है ही नहीं। डिफेक्टिव जीन जिसमें है ये हेट्रोजाइगोट हो गया, इसके अंदर डिफेक्टिव जीन है, लेकिन ये इसमें भी शो नहीं कर रहा है क्योंकि ये डोमिनेंस पैटर्न रूल फॉलो कर रहा है यहाँ पर, और ये आपके हेट्रोजाइगस है और ये करियर है। तो इसीलिए रेशियो हो गया फिनोटिपिक रेशियो 3:1 का, यानी 1 में बीमारी है, बाकी 3 में नहीं है। अब समझ में आया? अब इसके डीप, यस सर। इसको और डीप में स्टडी करेगा क्या वजह है, तब वो पाएगा कि ये 3:1 बेसिकली क्या है, 1:1:1:1 है ये। समझे? हर इन तीनों में हर का जीनोटाइप अलग अलग है ना, इन चारों में, इन चारों को का जीनोटाइप अलग अलग है। ठीक है, कोई जीनोटाइप रिपीट हो रहा है नहीं, इसीलिए 1:1:1 है बेसिक मॉलिक्यूलर टर्म्स में, क्रोमोसोम लेवल पर। लेकिन ओवरऑल बॉडी के लेवल पर बीमारी हुआ कि किसको, 3 ही लोगों को। सो दिस इज द फिनोटिपिक रेशियो। अब आया समझ में? आगे चले। यस सर। तो अब देखिए, अगर ये टेक्नोलॉजी आपके पास आज अवेलेबल है, तो अब इम्ब्रियो ट्रांसफर जिस समय कर रहे हैं, अगर फीमेल करियर है इसका दुसान मस्कुलर डिस्ट्रोफी का, तो नाउ सी कैन सेलेक्ट इम्ब्रियो, कौन सा एम्ब्रियो, वहां पर हाइब्रिडाइजेशन कराया जाएगा, उसका फिर अलग प्रोसीजर है, कैसे पहचानेंगे कहाँ किस में जीन डिफेक्ट है किस में नहीं है, तो दैट इज ए सेपरेट प्रोसीजर। मान लो किसी विधि से हम जान लिए कि कौन सा एम्ब्रियो में जीन डिफेक्ट है किस में नहीं है, तब आप चाहोगे कि ये पैदा हो।
यस कि नो? नो। ठीक है, तो आप इसको सेलेक्ट नहीं करोगे, इस एम्ब्रियो को डिस्कार्ड कर दोगे। अब आपके पास चॉइस है, मेल चाहिए कि फीमेल चाहिए। मेल अगर चाहिए तो आप ये सेलेक्ट करोगे, फीमेल चाहिए तो आप ये सेलेक्ट करोगे। क्या आप इसको सेलेक्ट करोगे, करियर वुमन को, करियर एम्ब्रियो को सेलेक्ट करोगे? सपोज करो आप डॉक्टर हो, मान लो, सेलेक्ट करोगे इसको ट्रांसफर करने के लिए? सर ये तो कर सकते हैं, बट ये तो कैरियर है ना। हाँ, जब आपके पास चॉइस है इसका भी, तो आप क्यों नहीं ये सेलेक्ट करोगे? करियर वुमन सेलेक्ट करने का हाँ मतलब सर ये। है कि आगे ये जब रिप्रोडक्टिव एज तक पहुंचेगी तो खुद उस जनरेशन में एक खतरा उत्पन्न होगा कि किसान मस्कुलर डिस्ट्रोफी का जो हम्म। इफेक्टिव जीन है उसके ट्रांसफर होने। पॉपुलेशन में ये जीन है, अलील है, तभी तो ये फैल रहा है। ओके, आप यस इसको सर। सेलेक्ट नहीं करोगे, हम्म। स्टार्ट कर दोगे। तो अब इन दोनों में से लड़का चाहिए तो ये लोगे, लड़की चाहिए तो ये लोगे। ओके, समझ में आया? तो ये एम्ब्रायो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के टाइम हम जेनेटिक डिफेक्ट्स का स्टडी करते हैं, देख लेते हैं जो कॉमन, जो लाइफ थ्रेटनिंग है, और ये सब बड़े बड़े वाले SMA, DMD, इस सब का। फॉर एग्जांपल अभी देखो, एक ही एग्जांपल SMA, DMD बताया, पर SMA को सिंपल है, वो भी इसी तरह का है। क्योंकि वो ऑटोसोमल क्रोमोसोम लिंक डिसऑर्डर है, तो उसका इनहेरिटेंस पैटर्न अभी हम आपको बताएंगे, सेम है। उसमें मेल फीमेल का कोई चक्कर नहीं है, समझे? तो इसीलिए SMA के पेशेंट्स को जब आप देखोगे तो कुछ फीमेल चाइल्ड भी मिलेगा, मेल चाइल्ड भी मिलेगा, लेकिन DMD के पेशेंट सब मेल मिलेंगे बच्चे। ओके, इसको मिटा दूं? यस सर। अब देखिए DMD में क्या है। सॉरी, SMA में स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, तो इट इज linked with the defect in the SMN gene located on chromosome number 5. Chromosome number 5 is autosomal set, autosomal chromosome. In both males and females, chromosome number 5 is in pair. दोनों मेल में, दोनों पार्टनर में है। वो X और Y क्रोमोसोम की तरह नहीं है कि Y क्रोमोसोम सिर्फ मेल में है और मेल में सिर्फ एक X क्रोमोसोम है और फीमेल में 2 X क्रोमोसोम, उस तरह नहीं है। मेल और फीमेल में दोनों में क्रोमोसोम नंबर 5 जोड़े में है। अब मेल में, अब ये देखिए, रेड से हम बनाएंगे नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर 5 एंड ब्लू से क्रोमोसोम नंबर 5 विद द डिफेक्ट इन SMN जीन। अब इनका हुआ, अब नॉर्मल नॉर्मल है तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सारे बच्चे ये हो गए। अब अगर सपोज देखिए, पहले इसका हम जीनोटाइप बता देते हैं आपको। देखो क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है। 2 एलील है, पहले तो नॉर्मल एलील, ये समझ लो नॉर्मल एलील है। And the defective allele I'm representing with the blue color, blue, ये defective allele है। इनसे जो जीनोटिपिक कॉम्बिनेशन बनेगा वो
कितने तरह के बन सकते हैं? तीन तरह के। एक इस तरह का भी बनेगा, लेकिन वो बात एक ही है। दो तरह के हेटेरोजाइगोट, ये दोनों और ये दोनों सेम है। And this is the homozygous for the normal chromosome number 5, and this is homozygous for the defective chromosome number 5. And these two are the heterozygotes. तो आप बताइए, और ये भी वही मेंडेलियन जेनेटिक्स का वो डोमिनेंस लॉ पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो अब बताइए, दिस वन ये डिजीज शो करेगा having both नहीं, ये तो chromosome number 5, this will not show SMA. Whether these two will show, ये दोनों अलग अलग क्यों है? क्योंकि आप मान लो कि इसमें डिफेक्टिव अलील फादर से आ रहा है, इसमें डिफेक्टिव अलील मदर से आ रहा है। दोनों अलग। तो ये शो करेगा डिजीज? नो, दिस ऑल्सो विल नॉट शो, क्योंकि दोनों में एक हेल्दी एक नॉर्मल क्रोमोसोम है। ओके, और ये जो नॉर्मल है वो डोमिनेट कर जाता है। दिस ऑल्सो विल नॉट शो द डिजीज, दिस विल शो द डिजीज जहां पर डिफेक्टिव अलील इज प्रेजेंट इन द होमोजाइगस कंडीशन। ओके, नाउ सी व्हाट विल हैपन। अब इसके अंदर डिजीज शो करेगा, तो क्या ऐसे फीमेल या मेल उपलब्ध होंगे पॉपुलेशन में जो रिप्रोडक्टिव एज तक जाएं और माता पिता बन सकें? क्योंकि बचपन में ही इनकी हो गई छुट्टी, चले गए। आज ना जोलगेंसमा इंजेक्शन है, वो भी किसी लकी को मिल रहा है। ओके, जोलगेंसमा इंजेक्शन जो है जीन को, डिफेक्टिव जीन को नहीं ठीक कर पाता है, जीन प्रोडक्ट का रिप्लेसमेंट है, जिसकी वजह से बीमारी दूर हो रही है। जीन का रिप्लेसमेंट नहीं है जोलगेंसमा। तो अगर ऐसे पेशेंट्स को जोलगेंसमा देकर के ठीक भी कर दिया गया, तो वो जब रिप्रोडक्शन करेंगे, ये वाले अब पहुंचा दिया मेडिकल साइंस इनको उस लिमिट तक, पहले नहीं हो पाता था, पहुंचेगा रहा था। तब ये जो है अब रिप्रोडक्टिव एज तक जाएगा, तब फिर वो रिप्रोडक्शन करेगा तो फिर आएगा। लेकिन नॉर्मल कंडीशन को आप कंसीडर कीजिए, तो या तो क्या क्या इसमें बनेगा कॉम्बिनेशन शादी का, देख लो। पहले पहले तो या तो दोनों पार्टनर में से, या तो पहले तो कम दोनों पार्टनर का नॉर्मल क्रोमोसोम है सब क्रोमोसोम नंबर 5, तो सारे के सारे नॉर्मल ही हो गए। दोनों पार्टनर में से कोई एक पार्टनर जो है वो हेट्रोजाइगस हो फॉर द डिफेक्टिव एलील। होमोजाइगस फॉर द डिफेक्टिव एलील का सवाल नहीं है, वो अब जाके हो रहा है, ये ठीक हो रहे हैं बच्चे, तो अभी इनका कोई सवाल नहीं है। तो ये हो गया दोनों पार्टनर में से कोई एक पार्टनर करियर हो। तो इसमें क्या हो गया संभावना आपका 25 पर, उतना कैलकुलेशन इसमें करके देख लेना। 25% जो है इसमें, सॉरी इसमें आप देख लीजिए, सारे जो हैं सिर्फ 25%, सॉरी 25 बोल रहा हूँ, 50% कैरियर होंगे। ठीक, कैसे देखिए, और किसी के अंदर बीमारी नहीं होगी। सो वो कैरियर है लेकिन बीमारी नहीं है।
और आधे जो है वो बच्चे वो होमोजाइगस डोमिनेंट है। और आधे बच्चे जो है वो हेट्रोजाइगस है। ठीक, इनमें से किसी को बीमारी होगी नहीं। समझ में आया बात? अगर दोनों पेरेंट में एक पेरेंट्स होमोजाइगस डोमिनेंट हो, क्रोमोसोम नंबर 5 के डिफेक्टिव, दोनों सॉरी एक दोनों में से एक पेरेंट होमोजाइगस कंडीशन में हो फॉर द नॉर्मल अलील, ठीक, तो उनके सारे बच्चे जो हैं उनमें की कोई भी बीमारी नहीं हो। भले वो हेट्रोजाइगस कैरियर होंगे आधे बच्चे उसमें, लेकिन बीमारी कोई शो नहीं करेगा। लेकिन अगर दो हेट्रोजाइगोट्स की शादी हो गई, दोनों पेरेंट्स बाय चांस दोनों हेट्रोजाइगोट्स हैं, तो ये तो पॉपुलेशन में बहुत होते रहता है, ओके, पता भी नहीं चलता है। लेकिन दो हेट्रोजाइगोट्स की आपस में शादी होना, मतलब उनके बीच में रिप्रोडक्शन होना, इनकी संभावना कम हो जाती है और फर्दर प्रोबेबिलिटी घट जाता है, इसीलिए रेयर डिजीज है। समझ रहे हो? दो हेट्रोजाइगोट्स का ही आपस में हो गया, यहां पर दोनों पार्टनर में से एक पार्टनर हेट्रोजाइगोट है फॉर द डिफेक्टिव एलील। होमोजाइगोट फॉर द डिफेक्टिव एलील की संभावना नहीं है, ये रिप्रोडक्टिव एज तक नहीं पहुंच रहे हैं, इनकी शादी ही नहीं हो सकती। तो जो भी पार्टनर होगा वो या तो दोनों पार्टनर हेट्रोजाइगोट हो या दोनों में से कोई एक पार्टनर हेट्रोजाइगोट हो। तो यहाँ पर हम देख लिए दोनों में से एक पार्टनर अगर हेट्रोजाइगोट है तो सारे बच्चे जो हैं वो नॉर्मल हैं, हेल्दी हैं। उन बच्चों में से फिर अब यहाँ पर क्या हो गया रेशियो आपका 1:1 इज द जीनोटिपिक रेशियो। ये जीनोटाइप रेशियो हो गया 1:1, यानी आधे बच्चे जो हैं वो होमोजाइगस हैं फॉर द नॉर्मल एलील और आधे बच्चे जो हैं वो हैं हेट्रोजाइगस। और इसका फिनोटाइपिक रेशियो क्या हो गया? सारे के सारे ऑल, यानी 0:4 इसका फिनोटाइपिक रेशियो हो गया, यानी या 4:0 कहीं लिखिए इसको, 4:0 is the phenotypic ratio. All fours are not showing the disease. Genotypic ratio 1:1 इस केस में। अब अगर शादी हुआ दोनों हेट्रोजाइगोट्स का, ये कंडीशन तो ये है कि एक दोनों में से कोई एक हेट्रोजाइगोट। अब अगर मान लो दोनों हेट्रोजाइगोट है तब क्या होगा? इसकी संभावना कम होती है। इसी और इन्हीं में ऐसी ही शादियों की वजह से कि रिजल्ट के फलस्वरूप आपका होमोजाइगस फॉर द डिफेक्टिव एलील जनरेट होगा। एम्ब्रियो ये वाले, ये जनरेट इसमें नहीं हो रहे हैं, ये जनरेट इसमें होंगे। तो कैसे? देखिए, या तो ये कॉम्बिनेशन, फिर ये कॉम्बिनेशन, फिर दिस कॉम्बिनेशन एंड दिस कॉम्बिनेशन। समझ गए सर ये वाला। यस सर। इस तरह के आपको जीनोटिपिक रेशियो मिलेंगे जब इनकी आपस में शादी हो। तब अब क्या हो गया, इसमें से कौन डिजीज शो करेगा? फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा इसका, बताइए? समझ गए तो बताए।
कौन डिजीज शो करेगा, कौन नहीं शो करेगा? हेलो, सर 2 5 डिजिट शो करेगा। दिस विल शो द डिजीज ओनली दिस वन। तो ये हो गया सर 5 ब्लू में 3:1 फिनोटिपिक रेशियो। ये तीनों डिजीज शो नहीं करेंगे। और जीनोटिपिक रेशियो क्या हो गया इसका? एक होमोजाइगस डोमिनेंट नॉर्मल एलील वाला, 2 हेट्रोजाइगोट्स, ये और ये हेट्रोजाइगोट्स हो गया कैरियर। भले डिजीज नहीं हो रहा है लेकिन डिजीज का डिफेक्टिव जीन है इसमें, 2 हेट्रोजाइगोट्स। और फिर एक जो है फिर अगेन नहीं, होमोजाइगस फॉर द डिफेक्टिव एलील, दिस वन। 1:2:1 ये रेशियो हो गया। समझ में आ गया इसका इनहेरिटेंस पैटर्न। अब आप इसमें से किसी को अगर मान लो SMA डिजीज है, पेरेंट्स में से किसी एक कोई कैरियर है, उनको शादी हो गया, बाद में पता चला हमको SMA भी है, या उसको पहला बच्चा जो है उसको SMA हो गया था, तो अब वो क्या समझेगा? यानी जिसको ये अभी जो चल रहा है, ये सब बच्चे जो आयांश और ये वो क्या क्या नाम है सबका, तो वो पेरेंट्स जो है, उनके माता पिता जो है, दोनों के दोनों हेट्रोजाइगोट है। तो अब वो सेकेंड बेबी जब प्लान करेंगे तो उस समय इम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का सहारा ले सकते हैं वो, और वो सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस इम्ब्रियो को ट्रांसफर किया जाए। किसको ट्रांसफर करेगा वो? इसको ट्रांसफर करेगा। ठीक है, इसी को चाहेगा ट्रांसफर करना। यस सर। कैरियर और इसको जो डिस्कार्ड, इसको तो तुम साफ ही डिस्कार्ड कर देगा। अब इसमें देखिए, चूंकि ये ऑटोसोमल क्रोमोसोम लिंक है तो इसमें मेल फीमेल की कोई बात नहीं है, मेल फीमेल से कोई लिंक नहीं है डिजीज ये SMA। लेकिन DMD जो था वो X क्रोमोसोम लिंक्ड है, इसलिए वो सेक्स लिंक्ड भी है, यानी सिर्फ मेल्स को हो रहा है, फीमेल्स को नहीं हो रहा है। इसमें कोई बात नहीं है, मेल को भी हो रहा है, फीमेल को भी हो रहा है। आगे चले। यस सर। ये आउट ऑफ द टॉपिक चला गया, इसलिए एम्ब्रायो ट्रांसफर बता दिए। अब ट्रांसफर ऑफ इसी तरह और भी सारे डिजीजेज हैं, उनको भी सेलेक्ट करके स्क्रीन किया जा सकता है। हेल्दी इम्ब्रियो को सेलेक्ट किया जाएगा। ओके, अगर फिर किसी का चॉइस है मेल फीमेल का तो वो भी कर सकता है। चल, हालांकि हमारे देश में ये अलाउड नहीं है, हमारे कंट्री में ये अलाउड नहीं है कि आप चूज करें, ठीक है, जेंडर बेस्ड। ओके, लेकिन हो रहा है चीज। क्योंकि जब वो जेनेटिक डिफेक्ट के लिए जब स्क्रीनिंग कर रहा है तो उसी समय वो उसको पता भी चल जाता है ये मेल फीमेल एम्ब्रियो कौन है, इसमें वो भी पता लग जाता है, तो उसका फिर वो चॉइस कर सकते हैं। उतना माइन्यूट लेवल पर कौन मॉनिटर करेगा? तो अब देखिए, लेकिन दूसरे कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वहां पर चॉइस मिलता है, आप मेल फीमेल कर सकते हैं। तो वहां पर पॉपुलेशन में वैसा मेल फीमेल को लेकर के वो नहीं है, इसलिए। उसके बाद इम्ब्रियो को ट्रांसफर करके इम्प्लांटेशन किया जाएगा। इम्प्लांटेशन में भी फिर दिस इज अगेन ए इन्वेजिव प्रोसीजर। ओके, इन्वेजिव प्रोसीजर है इसमें, लेकिन सीडेटिव देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें क्या करना, ज्यादा उतना इन्वेजिव नहीं है। ओके, तो इसमें डायरेक्ट जो है ये यूटरस में इम्ब्रियो को सिर्फ डाल दिया जाता है। और यूटरस में एक बार क्योंकि ये वाला ज्यादा इन्वेजिव था, इसमें यूटरस के बाद फिर फेलोपियन ट्यूब में भी वायर गया। ओके, टिश्यूज के अंदर नहीं जा रहा है, टिश्यूज के अंदर सिर्फ ओवरी में जा रहा है। पहले जो है एक चूंकि रास्ता बना हुआ है, खाली जगह है, उसी में वायर डालते गया, और उस वायर में प्रोब लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है, एस्पायरेटर है, नीडल है,
सारा औजार से वो है। ओके, रोबोटिक आर्म बाहर लगा हुआ है, उससे मैनिपुलेट कर रहा है, कैमरा से अल्ट्रासाउंड पर देखते जा रहा है, वो उधर उधर प्रोब को ले जा करके ओवरी में डाल दिया और वहां से एस्पायरेट कर लिया एग को। इस प्रोसीजर में, जहां पर यहाँ इन्वेजिव प्रोसीजर, यहाँ सर्जरी हुआ, माइनर सर्जरी, यहाँ पर बेहोश किया। यहाँ पर बेहोश करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जो है inside the vagina, crossing the cervix and in the uterus, the embryo will be deposited and it will be waited for at least a week or 2 weeks minimum कि embryo जो है इम्प्लांट हुआ कि नहीं हुआ। हो सकता है embryo इम्प्लांट ना हो, यूट्रस से आपने डाला है और वो यूट्रस से में इम्प्लांट ना होकर फिर गिर जाए, या तो डाले यूट्रस में लेकिन वो एम्ब्रियो जो है ट्रेवल करते हुए इधर उधर, तो फीमेल को बोला जाता है प्रॉपरली टेक रेस्ट, कहीं इधर उधर नहीं घूमना फिरना, कुछ चलना फिरना नहीं, एकदम बेड पर। उसके बाद अगर मान लो एम्ब्रियो जो है भुलक भुलक के वहां से चला गया फेलोपियन ट्यूब में और एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई, वहां जाके अटैच हो गया, तब क्या किया जाएगा, फिर से उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी को एंड किया जाएगा। या मान लो यूट्रस में इम्प्लांटेशन नहीं हुआ, ज्यादातर चांस आधा 50% टाइम्स इट डजंट इम्प्लांट। तो आप देखिए हर स्टेप पर जो है बहुत कम संभावना है कि वो सक्सेस हो, मोर 50%। तो हर स्टेप इसका क्रिटिकल है। और अगर इम्प्लांट हो गया, अब वो 2 हफ्ते के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करेगी, अगर आ गया इसको पॉजिटिव रिजल्ट, तब तो ये सारा मेहनत और साल भर की जो प्रक्रिया है, इतना पैसा लगा, ये वो सब कुछ ओके, वो सब फ्रूटफुल। और यहाँ निगेटिव रिजल्ट आ गया अगर, देन इट विल कॉज ए ह्यूज डिप्रेशन पूरा फैमिली के लिए। फाइनेंशियल पूरा लॉस हुआ, टाइम लॉस हुआ, बॉडी में इतने सारे चेंजेस हो गए, फिर भी रिजल्ट नहीं मिला, तो इसका एक बड़ा इम्पैक्ट हो जाता है। ओके, सो आप ये फिगर समझ गए, आगे चलें। यस सर। Yes. ठीक है, तो ये सब पढ़ लोगे खुद से, इसमें समझाने तो हम सब एक्सप्लेन कर चुके हैं। इट इन्वॉल्व्स रिट्रीविंग ए, नहीं आई आवाज, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? डायग्राम बनाना पड़ेगा नोट में, ये कह रहे हो? हाँ बना लो डायग्राम, कोई बड़ा हाँ कोई बड़ा, अगर आप समझ गए सारे प्रोसीजर तो आप बना सकते हो, डायग्राम बनाने में क्या है।